हाय बच्चों, कैसे हैं सब। तो आपके लिए मैंने ये 10 से 15 मिनट का हर चैप्टर का बायो का पॉडकास्ट डिज़ाइन किया है। इस पॉडकास्ट का फ़ायदा ये है कि इतना बड़ा चैप्टर को आप उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस 10 से 15 मिनट में जान लेंगे। एंड इस पॉडकास्ट में जब जब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास आती जाएंगी, तब आप उस टॉपिक को ना एक्टिवली रिकॉल करना, आप देखना कि उस टॉपिक में कौन सा प्रोसेस था, कौन सा डायग्राम था। अब ये सिंस एक ऑडियो पॉडकास्ट है तो आपको अपनी आंखें खोल के रखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आईज को रेस्ट दीजिए। आप ट्रैवल करते हुए, वॉशरूम जाते हुए, कहीं भी इसको हेडफोन्स लगा के इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं एंड अपने रिवीजन उस चैप्टर की कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको जब पता चला कि यार इसमें से मुझे ना ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा या मुझे चैप्टर को अभी अच्छे से दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, तो मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट डाला हुआ है। तो अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में रिवाइज करना अलॉन्ग विद PYQs, तो आप उस लिंक से जाकर वीडियो उसका आराम से देख सकते हैं। रेस्ट एंजॉय दिस पॉडकास्ट। मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास सी पाहूजा मैम का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर एक बहुत ही शानदार लेक्चर है, और ये खास तौर पर नीट 2026 के उम्मीदवारों के लिए जेनेटिक्स का कह सकते हैं पहला और सबसे जरूरी चैप्टर। बिल्कुल, इसी पर तो पूरी इमारत खड़ी होती है। और मैम लेक्चर की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी बात कह देती हैं। हाँ, वो जो कहती हैं कि जिसने आज का लेक्चर मिस किया, हाँ, मतलब उसके 24 नंबर गए। 24 नंबर, ये तो मतलब गेम चेंजर है। कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है ये सीधे सीधे रैंक का सवाल है। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो छात्रों को थोड़ा धोखा देता है। धोखा देता है कैसे? मतलब ऊपर से देखने में लगता है कि हाँ ये तो आता है, टॉल ड्वार्फ तो पढ़ाई है। लेकिन जब न्यूमेरिकल या कोई ट्विस्टेड सवाल आता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही बात मैम भी समझा रही हैं। उनका जोर सिलेबस पूरा करने पर नहीं है, बल्कि तरीके से पढ़ने और रेपिटेशन पर है। दोहराओ। हाँ, दोहराव। लाखों बच्चे सिलेबस खत्म कर लेते हैं, पर दोहराव के बिना वो ज्ञान परीक्षा हॉल में नंबरों में नहीं बदलता। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी देती हैं। मुझे उनका वो मजाकिया अंदाज बहुत पसंद आया। कौन सा वाला? जब उन्होंने कहा कि हाथ बांधकर बिस्तर में घुसकर लेक्चर मत देखो। हाँ, वो कहती हैं सर्दी है, कंबल है, कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा। सही बात है। पर ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे सीखने का एक पूरा विज्ञान है। अच्छा? जब मैम कहती हैं कि एक A4 शीट पर छोटे छोटे नोट्स बनाओ, तो वो असल में आपके दिमाग को जगाने की बात कर रही हैं। लिखने की जो क्रिया है ना, वो पैसिव लर्निंग को एक्टिव लर्निंग में बदल देती है। बिल्कुल। आपकी मांसपेशियां, आपकी आंखें, आपका दिमाग सब एक साथ काम करते हैं। नीट जैसी परीक्षा में यही तो चाहिए। तो ठीक है, पढ़ने का सही तरीका तो पता चल गया। अब आते हैं कि पढ़ना क्या है। जेनेटिक्स आखिर है क्या ये? मैम इसे दो बहुत सरल शब्दों में तोड़ देती हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन। हाँ, हेरिडिटी मतलब वो गुण जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं, जैसे आंखों का रंग या बालों का प्रकार। और जिस प्रक्रिया से ये होता है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना? सही। ये तो हो गया वो हिस्सा जो हमें अपने माता पिता जैसा बनाता है। लेकिन फिर आता है दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प शब्द, वेरिएशन। हाँ, वेरिएशन यानी वो अंतर, वो भिन्नता जो हमें अपने माँ बाप की हूबहू कॉपी होने से रोकती है। हम उनके सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं। पर ये वेरिएशन आता कहाँ से है? मैम इसके दो मुख्य कारण बताती हैं। पहला है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये कोशिका विभाजन के दौरान होता है। हाँ, जब माता पिता के क्रोमोसोम के टुकड़े आपस में अदला बदली करते हैं, इससे एक नया ही कॉम्बिनेशन बनता है। और दूसरा और ज्यादा नाटकीय कारण है म्यूटेशन, DNA में अचानक होने वाले बदलाव। वाह, तो हम सब असल में अपने माता पिता के जीन्स का एक नया रीमिक्स हैं। बिल्कुल। और यही वेरिएशन विकास यानी इवोल्यूशन का कच्चा माल है। अब अगर हम और जूम इन करें तो कहानी कोशिका और DNA पर आती है। लेक्चर में एक हैरान करने वाला तथ्य था कि एक कोशिका में लगभग 2.2 मीटर लंबा DNA होता है। सोचिए, 2.2 मीटर्स, ये किसी जादू से कम नहीं है कि इतना लंबा धागा एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में पैक हो जाता है। और ये पैकिंग क्रोमोसोम के रूप में होती है। हाँ, और मैम बताती हैं कि ये क्रोमोसोम सबसे साफ दिखते हैं कोशिका विभाजन के मेटाफेज स्टेज में, जैसे वो तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार खड़े हों, कह सकते हैं। और इंसानों में ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 के 2 सेट में,
एक सेट माँ से और एक पिता से। यहीं पर एक शब्द आता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक मिनट, क्या होमोलॉगस का मतलब है कि माँ और पिता से आने वाले क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक आम कंफ्यूजन भी है। वो फोटोकॉपी नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? इसे ऐसे समझिए कि होमोलॉगस क्रोमोसोम दो ऐसी किताबें हैं जो एक ही विषय पर हैं, मान लीजिए फिजिक्स पर। ठीक है। दोनों में चैप्टर यानी जीन एक ही क्रम में होंगे, लेकिन हर चैप्टर के अंदर लिखे शब्द यानी अलील थोड़े अलग हो सकते हैं। अच्छा, मतलब आकार समान, जीन का क्रम समान, पर जीन के रूप अलग अलग हो सकते हैं। एग्जैक्टली। ये एनालॉजी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। तो चलिए इसी बात पर कुछ और जरूरी शब्दावली को भी समझ लेते हैं, जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप। हाँ, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? इसका सबसे आसान तरीका है एक केक का उदाहरण। जीनोटाइप किसी केक की रेसिपी है जो कागज पर लिखी है। ये जीव का जेनेटिक मेकअप है जो अंदर छिपा है। हाँ, और फिनोटाइप वो असली केक है जो बनकर तैयार हुआ है। उसका स्वाद, उसका रंग, ये वो गुण है जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। मतलब रेसिपी यानी जीनोटाइप ही तय करती है कि केक यानी फिनोटाइप कैसा बनेगा। बिल्कुल। रेसिपी और केक, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इसी रेसिपी में एक और शब्द आता है अलील। ये क्या होता है? अगर जीन आंखों के रंग की रेसिपी है तो अलील उस रेसिपी के अलग अलग वर्जन्स हैं। वर्जन? हाँ, जैसे एक अलील नीली आंखों के लिए हो सकता है और दूसरा भूरी आंखों के लिए। है दोनों आंखों के रंग के ही जीन, पर उनके रूप अलग अलग है। जैसे आइसक्रीम एक जीन है तो उसके फ्लेवर वनीला, चॉकलेट, ये सब अलील हैं। क्या बात है, ये उदाहरण तो मेरे वाले से भी अच्छा है। तो जब किसी में दोनों अलील एक जैसे होते हैं, जैसे टॉलनेस के लिए टीटी, तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। सही। और जब अलग अलग हों, जैसे टीटी, तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। लेकिन लेक्चर में एक और खास कंडीशन का जिक्र था, हेमीजाइगस। ये क्या बला है? आहा, ये एक बहुत ही खास और जरूरी कॉन्सेप्ट है। हेमी का मतलब होता है आधा। आधा। ये कंडीशन पुरुषों में XY क्रोमोसोम की वजह से होती है। ठीक है। महिलाओं में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो हर जीन की 2 कॉपी होती हैं। ठीक है। लेकिन पुरुषों में एक X और एक Y होता है। वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है। तो X क्रोमोसोम पर मौजूद जीन अकेले पड़ जाते हैं, उनकी कोई जोड़ी नहीं होती। अच्छा, तो इसी अकेले जीन की स्थिति को हेमीजाइगस कहते हैं। बिल्कुल। तो ये कंडीशन सिर्फ पुरुषों में ही होती है? ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसका मतलब कुछ जेनेटिक बीमारियां पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती होंगी क्योंकि उनके पास कोई बैकअप अलील ही नहीं है। आपने बिल्कुल आगे की कहानी का सिरा पकड़ लिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जैसी बीमारियां इसी वजह से पुरुषों में ज्यादा आम है। और इस पूरी पहेली को सबसे पहले सुलझाने वाले जासूस थे ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कहानी में अब उनकी एंट्री होती है। मैम बताती हैं कि वो एक मठ में पादरी थे और उन्होंने 1856 से 1863 तक, यानी पूरे 7 साल तक मटर के पौधों पर काम किया। सोचिए 7 साल तक मटर गिनना। आज के जमाने में इतना धैर्य मुश्किल है। शायद इसीलिए वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनके जीते जी उनके काम को किसी ने पहचाना ही नहीं। हाँ, उनकी मृत्यु 1884 में हो गई और करीब 16 साल बाद 1900 में 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों ने उनके काम को फिर से खोजा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इतना क्रांतिकारी काम और उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके पीछे विज्ञान का समाजशास्त्र है। मेंडल ने एक ऐसी चीज की जो उस समय कोई नहीं करता था। क्या? उन्होंने बायोलॉजी में गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया। हजारों पौधों का रिकॉर्ड रखा, अनुपात निकाले। तो ये तो अच्छी बात थी। आज के हिसाब से हाँ, पर उस समय के बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक अजनबी भाषा जैसी थी। उन्हें लगा ये बायोलॉजी नहीं, मैथ्स है। विज्ञान जगत उनके काम को समझने के लिए तैयारी नहीं था। मतलब मेंडल अपने समय से बहुत आगे थे। बहुत आगे। और उनका मटर का पौधा चुनना भी किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। हाँ, उन्होंने यही पौधा क्यों चुना? ये उनका सबसे बड़ा रणनीतिक फैसला था। मैम ने इसके कई कारण गिनाए हैं। पहला, मटर के पौधे में कई साफ साफ दिखने वाले और विपरीत लक्षण थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे फूल या तो बैंगनी होगा या सफेद, बीच का कुछ नहीं। सही। या पौधा या तो लंबा होगा या बौना। इससे नतीजों का विश्लेषण करना बहुत आसान हो गया। और ये पौधा बहुत सारे बीज भी पैदा करता था, जिससे उनका सैंपल साइज बड़ा हो गया। बिल्कुल। विज्ञान में सैंपल साइज जितना बड़ा होता है, नतीजे उतने ही भरोसेमंद होते हैं। और साथ ही इसकी जीवन अवधि छोटी थी, सिर्फ 3-4 महीने, जिससे वो कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन कर पाए। हाँ, और सबसे जरूरी बात,
ये पौधा बाइसेक्सुअल था। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही था, लेकिन वो आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे। मतलब प्रजनन पर पूरा कंट्रोल। एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल। एक परफेक्ट मॉडल। तो चलिए अब उनके मशहूर एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक। हाँ, इसमें उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया, जैसे पौधे की ऊंचाई। तो उन्होंने एक प्योर लंबा पौधा लिया टीटी और उसका क्रॉस एक प्योर बौने पौधे टीटी से कराया। हाँ, इसे पेरेंटल या पी जेनरेशन कहते हैं। इनसे जो पहली पीढ़ी यानी F1 पैदा हुई, वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। क्या हुआ था? सारे के सारे पौधे लंबे थे, बौनापन जैसे गायब ही हो गया था। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। बौनेपन वाला गुण कहाँ चला गया? यही मेंडल का पहला बड़ा सवाल था, और इसका जवाब मिला अगली पीढ़ी F2 जेनरेशन में, जब उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। हाँ, और तब बौनापन लौट आया। F2 पीढ़ी में 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा बौना। उन्हें एक जादुई अनुपात मिला 3.1। ये फिनोटिपिक रेशो था, मतलब जो बाहर से दिख रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन जब उन्होंने इसके पीछे की रेसिपी यानी जीनोटाइप को देखा, तो अनुपात कुछ और ही था। 1:2:1। बिल्कुल। एक प्योर टॉल टीटी, 2 हाइब्रिड टीटी और एक प्योर ड्वार्फ टीटी। यहीं से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि बौनेपन का गुण F1 में गायब नहीं हुआ था, बस छिप गया था। और यहीं से डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। वहीं से इसके बाद मेंडल ने अपनी चुनौती को और बढ़ाया और किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 लक्षणों को एक साथ स्टडी किया। हाँ, जैसे बीज का आकार गोल या झुर्रीदार और बीज का रंग पीला या हरा। और यहाँ के नतीजे तो और भी शानदार थे। F2 पीढ़ी में वो 9:3:1 का अनुपात। 9 पौधे गोल और पीले, 3 गोल और हरे, 3 झुर्रीदार और पीले, और बस 1 झुर्रीदार और हरा। ये 9:3:1 का रेशो देखने में थोड़ा डरावना लगता है। इसे याद कैसे रखा जाए? ये डरावना लगता है, पर असल में बहुत आसान है। ये बस 2 अलग-अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस की कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं। अच्छा। एक तरफ बीज के आकार की कहानी, यानी 3 गोल, 1 झुर्रीदार, और दूसरी तरफ बीज के रंग की कहानी, 3 पीले, 1 हरा। और जब आप इन दोनों को गणितीय रूप से मिलाते हैं, 3.1 into 3.1, तो आपको वही 9.3.3.1 का नतीजा मिलता है। प्रकृति एक ही समय में 2 अलग-अलग गणित के सवाल हल कर रही है। वाह, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर मेंडल ने अपने 3 मशहूर नियम दिए। हाँ, जो जेनेटिक्स की नींव है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है कि जब 2 अलग-अलग अलील एक साथ होते हैं, तो एक यानी डोमिनेंट अपना असर दिखाता है और दूसरा यानी रिसेसिव छिपा रहता है। सही। कई छात्रों को लगता है कि डोमिनेंट अलील बेहतर या ज्यादा ताकतवर होता है। क्या ऐसा है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। डोमिनेंट का मतलब बेहतर नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है कि वो आबादी में ज्यादा पाया जाएगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, बस। ठीक है, अब दूसरा नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कहता है कि जब गेमीट बनते हैं तो अलील का जोड़ा, जैसे टीटी, अलग हो जाता है। और हर गैमीट में दोनों में से सिर्फ एक ही अलील जाता है। हाँ, और मैम इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये यूनिवर्सल क्यों है? इसके अपवाद क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सीधे सीधे मियोसिस की प्रक्रिया पर आधारित है, जो गैमीट बनाने का एक मौलिक तरीका है। उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम का अलग होना तय है, इसलिए उन पर मौजूद अलील का अलग होना भी तय है। एक अटूट नियम। बिल्कुल। और तीसरा और आखिरी नियम जो डायहाइब्रिड क्रॉस से निकला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लक्षणों की वंशागति एक साथ हो रही हो, तो एक लक्षण के अलील का बंटवारा दूसरे से स्वतंत्र होता है। मतलब बीज के रंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज का आकार कैसा है, दोनों अपनी अपनी राह चलते हैं। सही कहा। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, क्या इन नियमों के भी कुछ अपवाद हैं? बिल्कुल है, और यही जेनेटिक्स को और भी रोमांचक बनाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा लागू नहीं होता। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। हाँ, जहां अलील आपस में मिल जाते हैं या दोनों खुद को व्यक्त करते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा अपवाद है, लिंकेज। लिंकेज ये तब होता है जब 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास पास बैठे हों,
तब वो आजाद नहीं रह पाते, एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो इस पूरे लेक्चर से ये तो साफ है कि जेनेटिक्स की नींव मेंडल के काम पर ही रखी गई है। उनका तार्किक दृष्टिकोण, उनका गणितीय विश्लेषण, वो सब आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिसिन की कल्पना का आधार है। उन्होंने कहानी शुरू की। बिल्कुल, पर वो पूरी कहानी नहीं थी। उनके नियम जेनेटिक्स का पहला अध्याय है, प्रस्तावना है। विज्ञान हमेशा विकसित होता है। और यहीं पर हम आज की इस पड़ताल को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। लेक्चर में बताया गया कि मेंडल भाग्यशाली थे। हाँ, उन्होंने जो 7 लक्षण चुने वो या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे या एक ही क्रोमोसोम पर इतनी दूर थे कि वे स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किस्मत से मेंडल ने ऐसे 2 लक्षण चुन लिए होते जो एक ही क्रोमोसोम पर बिल्कुल पास पास चिपके होते, तो क्या वो कभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम खोज पाते? शायद नहीं, और तब जेनेटिक्स की कहानी शायद किसी और ही तरह से लिखी जाती। ये सवाल हमें सीधे लिंकेज की दुनिया में ले जाता है, जो जेनेटिक्स की कहानी का अगला और शायद उससे भी ज्यादा रोमांचक अध्याय है। तो सिंस आपने पॉडकास्ट सुना, आप मुझे बताइए अगला चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हैं, एंड डू लेट मी नो आपको ये पॉडकास्ट सुनने में मज़ा आया, रिवीजन हुई या फिर नहीं हुई, एंड कुछ और चेंजेस चाहिए हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।